हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से बैक टू बैक कई सारे पेपर आपके लिए जाएंगे, तो उसमें ये रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि इस सेशन को क्यों ना एक सफल सेशन, एक ही सेशन मैराथन के रूप में कर लिया जाए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, जब हमारे पास समय है तो थोड़ा सा समय लेके हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। और इधर बैक टू बैक एक दो क्लासेज, तीन क्लासेज, चार क्लासेज जितने भी होंगे उसको इस क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, तो मैराथन ना होकर के इसको इसी क्रम में रखेंगे जिस तरीके से हमारी क्लास होती है। और वहाँ पे हम इधर के दिनों में खास करके करंट का ही प्रॉपर रिवीजन करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि पिछले एक साल का रिवीजन होना अनिवार्य है। तो पिछले एक साल के अनिवार्य रिवीजन की जब बात की जाए, पिछले दिसंबर से लेकर के अब तक की जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, और उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें लिंक भी कर पाते हैं, तो उन्हीं को लेकर के क्या करेंगे, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिला दर्शन करवा देंगे, करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कोई चीज़ ना करवाने के मूड में है। ठीक है, कराएंगे, लेकिन वही है, थोड़ा सा समय लेके कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के अपने इस क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी क्रम के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलेगा, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या किया गया, किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का सफल आयोजन किया गया। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 की जब बात की जाए तो इसका सफल आयोजन किया गया। और इसके नाम की जब बात की जाए तो गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस या फिर आपके कुशीनगर में। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम आपको दिखता है। दिलीप यादव कह रहे हैं आप जिस दिन बोल देंगी चला जाऊंगा आपसे बहुत दूर। ना भैया, इतना दूर ना जाओ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी कर लो। ठीक है, और जहिया नौकरी लग जाएगा ना, जो दूर जा रहा है वो खोज के आएगा आपके पास। ठीक है, तो पहला टारगेट ये होना चाहिए। और सोचो, आपके माता पिता आपके साथ है, आप अगर सबसे दूर चले जाएंगे तो फिर उनके क्या होंगे। उन्होंने तो बहुत आधार बना रखे हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो ये नकारात्मक बातें ना सोचा करो, आगे बढ़ने की सोचा करो। ठीक है, 10 दिन के प्यार से कुछ नहीं होने वाला। जो भी होने वाला है वो लक्ष्य हासिल होने के बाद होने वाला है। ठीक है, मेहनत करिए, सफलता हासिल करिए। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें खादी कारीगर सम्मेलन। बेसिक आप भी जानते हैं, खादी मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ा कपड़ा उत्पादन करने वाले लोग होते हैं। खास अगर इनकी बात की जाए तो कपड़ा उत्पादन करने में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें एक नाम होता है किसको लेकर के हम मुख्यतः से देखते हैं, हथकरघा। तो हथकरघा की जब बात की जाए तो हथकरघा जिसको हम अंग्रेजी में हैंडलूम भी नाम देते हैं, तो हथकरघा या फिर हैंडलूम के व्यापारी। हालांकि अभी इसी क्रम में एक दूसरा विषय भी जुड़ चुका है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजली करघा। और बिजली करघा की जब बात की जाए तो बिजली करघा किस रूप में नाम दिया जाता है, तो ये नाम दिया जाता है आपका पावर लूम। ठीक है, तो बेसिक आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों माध्यम से क्या किए जाते हैं, कपड़े बिने जाते हैं। लेकिन अंतोगत्वा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कपड़ा उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा में होता है। इवन कई सारे केंद्र बिंदु जैसे कानपुर को आपने कई बार नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर नाम देते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे नाम दिया जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत के मैनचेस्टर के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपने बनारस के बारे में सुना होगा। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में तो अभी आपने सुना था कि इसके बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल। तो हस्तकला संकुल केंद्र की जब बात की जाए तो हस्तकला संकुल केंद्र जो है ये भी आपका यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे व्यापारी और जो व्यवसायी होते हैं वो एक क्रम में आते हैं और अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो इसी क्रम में आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे हैंडलूम के कारीगर हैं, जो आप कह सकते हो कपड़ा बनाने वाले कारीगर हैं, तो उनके लिए कारीगरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसे मान लेते कोई बनारस का व्यक्ति है तो उसे बनारसी साड़ी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, लेकिन अगर उस बनारस के व्यक्ति को हम रामपुर के किसी एक व्यक्ति को बता मतलब मिलवा दे जो पंचवर्क में काफ़ी प्रवीण है, या उसे लखनऊ के किसी चिकन कारीगर वाले व्यक्ति से मिलवा दे, तो शायद दोनों का समन्वय एक तीसरे स्वरूप को जन्म दे पाए। आप समझ पा रहे हैं ना, कि मतलब दो अलग अलग विविधताओं को अगर हमने एक जगह पे मिला दिया तो उससे क्या हो गई, एक अनोखी प्रतिभा जन्म लेगी। और इस दशा में अगर देखा जाए तो कारीगरों का ये सम्मेलन किया गया ताकि उनके अंदर जो नई नई विविधताएं हैं, जो नई नई खोज है, वह अपने लोगों के बीच क्या करे, साझा कर पाए।
तो इस तरीके से ये आपका क्या किया गया, यहाँ पे सफल आयोजन किया गया। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, इसी बनारस में। तो बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस में इसका आयोजन किया गया। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हथकरघा की बात करें तो हथकरघा को लेकर के हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा, हथकरघा दिवस की घोषणा की गई है। तो ये कब आपका घोषित किया गया है, 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त की जब बात की जाए तो 7 अगस्त हमारे यहाँ पे हथकरघा दिवस के रूप में भी घोषित है। फ़हीम अकरम करें 31 और 23 एप्लीकेशन पे मिसिंग है। अच्छा, ऐसा कुछ है, चलिए ठीक है, हम आज ही उसे देख लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई सीन है और क्या उसका सीन है, मतलब क्लास प्ले ना हो रही है या वीडियो ना चल रहा है, क्या है, पीडीएफ तो लगी होगी। ठीक है, बहरहाल हम उसे चेक करके अपडेट कर देंगे। ठीक है, आप उसके लिए चिंतित मत होइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बनारस में क्या किया गया, खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का सफल आयोजन किया गया। ठीक है, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम किसको बोलते हैं, अपने यहाँ पे कानपुर को। इवन अगर देखा जाए तो बनारस में दीनदयाल हस्तकला संकुल आपको देखने को मिल जाता है। बनारस अपने यहाँ पे काफी फेमस है, किस कार से, बनारसी साड़ी और पिंक मीनाकारी के लिए। ठीक है, खासा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया, और उस आंकड़े की जब बात की जाए तो वो आंकड़ा था कृषि उत्पाद निर्यात। बेसिक अगर देखा जाए तो इस मामले में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, कृषि उत्पाद निर्यात। बेसिक आप कह सकते हो कृषि उत्पाद निर्यात मतलब क्या हो गया, मतलब जो आपकी खेती के उत्पाद हैं। ठीक है, जो खेती के आपके उत्पाद हैं, उन उत्पादों को हम क्या करते हैं, उनको हम बाहर भेजते हैं, अर्थात हम उनका व्यापार करते हैं। ये अर्थव्यवस्था में तो आपने शब्द सुना ही होगा, आयात और निर्यात। आयात मतलब जो हमारे यहाँ पे चीजें मंगाई जाती हैं, और निर्यात मतलब जिन चीजों को हम बेचते हैं, साफ शब्दों में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि खेती उत्पादन के मामले में बेसिक अगर देखा जाए तो कृषि उत्पादन की जब बात की जाए तो कृषि उत्पादन में खास करके कई सारी चीजें आपकी शामिल होती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि बागवानी उत्पाद है, ठीक है, मसाले हो गए, या आप कह सकते हो कि इसमें पशुधन उत्पाद हो गया, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन हो गया, तो कई सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो आज हमारा जो यूपी है वो खाद्यान्न उत्पादन में क्या करता है, खाद्यान्न उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है। ये बात तो आप भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन में ही पहला स्थान है, तो हम जाहिर सी बात क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के पास जो जरूरत है उनको रखेंगे, और उसके बाद जो बची हुई चीजें होंगी उनको जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों के लिए निर्यात करेंगे या अन्य देशों को बेचेंगे, ताकि उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो आंकड़े जारी किए गए और ये कहा गया कि जो कृषि से संबंधित आपके विषय हैं, चाहे वो बागवानी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे खाद्यान्न हो, उस मामले में हमारा कौन सा स्थान रहा। तो हमारा जो स्थान रहा वो रहा आपका यहाँ पे तीसरा स्थान। किस नंबर पे रहे, तीसरा स्थान। पहला स्थान किसका रहा, तो पहला स्थान रहा पश्चिम बंगाल का। पहला स्थान रहा पश्चिम बंगाल का। दूसरे स्थान की जब बात की जाए तो दूसरा स्थान किसका रहा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का रहा, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का रहा, और तीसरे की जब बात की जाए तो तीसरा हमारे यूपी का रहा। देखिए, एक चीज इस चीज को समझिएगा, नो डाउट यूपी सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है, लेकिन खर्च भी तो उसी का है। जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे है, तो हम लोग जितना उत्पादित करते हैं उतना खा भी लेते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे आप समझिएगा कि आज दाल उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान आपके भारत का है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के स्रोत के रूप में हमें दाली की ही घटघटी लगी होती है। हमेशा हम किसी न किसी देश से मंगाते ही रहते हैं, तो वही सीन है कि उत्पादन तो हमारा बेहतर है, लेकिन हम लोग खाने वाले भी तो हैं, ये भी तो बात हो जाती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हमारे यूपी का हो जाता है। ठीक है, कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में। अच्छा, कृषि उत्पाद निर्यात की बात की तो एक क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पे कृषि निर्यात जोन ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो कृषि निर्यात जोन की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी में कुल 3 आपको देख मिलते हैं। बेसिक आपने नाम सुना होगा, एक सहारनपुर का समित है जो किसके सापेक्ष जाना जाता है, यहाँ से आपके आम को निर्यात किया जाता है। एक आपका लखनऊ से समित है, और लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से भी क्या होता है, आम का निर्यात किया जाता है। इवन अब तो आपने सुना होगा इसको काकोरी ब्रांड के नाम से। ठीक है, तो काकोरी ब्रांड की जब बात की जाए तो काकोरी ब्रांड के नाम से। और दूसरा अगर देखा जाए तो आपने आगरा का नाम सुना होगा। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा से आपका आलू का निर्यात किया जाता है। तो आलू के निर्यात की जब बात की जाए तो ये किस नाम से, ताज ब्रांड के नाम से। अब देखिए इनका भारांक क्यों ज्यादा है, अगर हम थोड़ा सा इसको वैल्यू दे पाए। जैसे गेहूं और चावल जो है, गेहूं चावल कितने रुपए किलो बिकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, अधिकतम 50। लेकिन आप समझिएगा कि अगर पश्चिम बंगाल ने सब्जी उगा लिया तो गोभी तो 100 रुपया किलो बिक रहा है ना, मटर 80 रुपया किलो जा रही है, तो इसी नाते इसका भारांक ज्यादा है। आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में है, अनानास 200 रुपया किलो है, ठीक है,
अनार की वैल्यू 100-150 जो भी हो। तो इसी नाते भारांक के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए, अगर क्वांटिटी की बात करेंगे ना, तो यूपी सबसे ज़्यादा हमें लगता है करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से अनाज का ही ज़्यादा उत्पादन हो पाता है। लेकिन ये फल और सब्जी के नाते होने की वजह से इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाम आता है कि हाल ही में स्वच्छ भारत स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई। हाल ही में स्वच्छ भारत स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई, जिसके अंतर्गत अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस को किस कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस को किस कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस को किस कैटेगरी में आपका सूचीबद्ध किया गया, ये नाम समेत हो जाता है। हमारे यहाँ पे वर्तमान में दक्षिण क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर, उत्तर क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर, पूरब क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर, या फिर आपके पश्चिम क्षेत्र का स्मार्ट शहर। अभी आपने सुना होगा स्मार्ट शहरों की सूची जो जारी की गई थी, उसमें सबसे टॉप लेवल में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उड़ीसा राज्य को प्राप्त हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के सापेक्ष अगर देखा जाए तो अगर हम जिले की बात की थे तो जिला कौन था? गंजम जिला। गंजम जिले की जब बात की जाए तो गंजम जिला को क्या किया गया था? इसमें पुरस्कृत किया गया था। और गंजम जिला के अलावा अगर हम अपने यूपी की बात करें तो हमारे यूपी में खास करके आपने सुना था, एक तो आगरा जिले को चिन्हित किया गया था। ठीक है, और आगरा के अलावा अगर देखा जाए तो आपके बनारस को चिन्हित किया गया था। बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो आपने सुना भी था, बनारस को और प्रयागराज को इसको पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है, तो बनारस और प्रयागराज की जब बात की जाए तो उसको क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था। इवन अगर देखा जाए तो जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा स्वच्छ गंगा शहर के मामले में, तो गंगा शहर के रूप में भी आपका ये बनारस जो है, और छोटे शहरों के मामले में कन्नौज, ये आपका शामिल किया गया। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि समय समय पे क्या किया जाता है, अलग अलग आपके रिपोर्ट निकाले जाते हैं। तो इन्हीं रिपोर्टों की जब बात की जाए तो इन्हीं रिपोर्टों के आधार पे हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है? स्वच्छ भारत स्मार्ट शहर। ठीक है, तो स्वच्छ भारत स्मार्ट शहर की जब बात की जाए तो ये सूची निकाली गई। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया जाता है, तो स्वच्छ भारत पुरस्कार की जब बात की जाए तो स्वच्छ भारत पुरस्कार में इंदौर सबसे टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, तो जब हम शहरों की बात करते हैं तो इंदौर क्या था? इसमें टॉप लेवल पे था। इवन अगर देखा जाए तो इसी में लखनऊ का नाम भी शामिल हुआ था। किस कारण से? सबसे ज्यादा बेहतर फीडबैक के कारण। ठीक है, तो बेहतर फीडबैक के कारण लखनऊ का नाम इसमें आपका शामिल हुआ था। बहरहाल, यहाँ पे स्मार्ट शहरों की जो सूची जारी की गई उसके अंतर्गत इसको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि हमारा बनारस जो है ये उत्तर भारत में स्थित है, तो उत्तर क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर जो हो जाता है उसके रूप में क्या किया गया? इसको चिन्हित किया गया। ठीक है, तो उत्तर भारत की जब बात की जाए तो उत्तर भारत का सबसे स्मार्ट शहर जो होता है उसके अंतर्गत आपका इसको चिन्हित किया गया, बनारस को। ठीक है, स्मार्ट शहर की संकल्पना आपने सुनी होगी। ये हमारे यहाँ पे क्या है, शुरुआत में तो ये आपके 100 शहर इसमें चिन्हित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 115 शहर इसमें आपके चिन्हित हो जाते हैं। और खासा अगर देखा जाए तो इस योजना को केंद्र सरकार के सहयोग से 2015 से क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। देश की आप कह सकते हो कि 100 अलग-अलग शहरों को क्या किया गया है? इसमें चिन्हित किया गया है, जहाँ पे कुछ बेसिक सुविधाओं की जब बात की जाए तो उसको डेवलप करने की बात की जाती है। तो इसी स्मार्ट शहरों के लिए इनका स्वच्छ भारत स्मार्ट शहर सूची जारी किया गया, स्वच्छता वगैरह को आधारित करते हुए। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में एक आयोजन किया गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जब बात की जाए तो उसकी पदक तालिका में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, देश के अलग अलग राज्यों की जब बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पैरा गेम्स तो आप भी जानते होंगे। पैरा गेम्स की जब बात की जाए तो पैरा गेम्स मतलब आप समझ सकते हैं, एक तो सामान्य गेम होता है जहाँ पे नॉर्मल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन ये जो पैरा गेम्स होते हैं, खास करके अगर इसकी बात की जाए तो ये एक तरीके से स्पेशल प्रतियोगिता होती है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। तो दिव्यांग खिलाड़ियों की जब बात की जाए तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन यहाँ पे किया गया। अच्छा, पहली बात तो ये आती है कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली की जब बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका सफल आयोजन किया गया। तो अलग अलग राज्यों के विभिन्न खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारा यूपी भी क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था? सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यूपी को इसमें कुल 62 पदक प्राप्त हुए थे। 62 पदक की जब बात की जाए तो कुल इसमें क्या हुए थे? 62 पदक आपके प्राप्त हुए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो 25 इसमें स्वर्ण पदक थे। 25 की जब बात की जाए तो 25 आपके स्वर्ण पदक थे,
24 की जब बात की जाए तो 24 कौन से थे? 24 आपके रजत थे, ठीक है? तो 24 की जब बात की जाए तो 24 पदक आपके जो थे वह आपके रजत थे, ठीक है? माफ़ी चाहते हैं, 24 नहीं थे, 23 थे, ठीक है? तो 23 पदक की जब बात की जाए तो 23 पदक आपके थे रजत वाले। तो 23 पदक आपके रजत वाले थे और 14 पदक की जब बात की जाए तो 14 पदक जो थे वो आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो 25 स्वर्ण थे, 23 आपके रजत थे और 14 की जब बात की जाए तो आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। कुल मिला के 62 पदक आपके प्राप्त हुए थे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें जो स्थान प्राप्त हुआ था, वह प्राप्त हुआ था दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान लेकर के हमने क्या किया था, राज्यों की कैटेगरी की जब बात की जाए तो इसमें आपको देखने मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक विषय और ध्यान रखिएगा, बात आती है कि हमारा दूसरा स्थान अगर था तो पहला स्थान किसका था? ये भी क्वेश्चन आपके जीवन में आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्थान प्राप्त हुआ था वह फिर से एक बार आप कह सकते हो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा तो आपका खेल-कूद में सबसे आगे देखा ही जाता है। तो हरियाणा की जब बात की जाए तो हरियाणा को क्या हुआ था? पहला स्थान प्राप्त हुआ था। बाकी अगर हम अपने यहाँ पे बात की तो खेल को बढ़ावा देने के लिए अब हमारे यहाँ पे एक जिला, एक स्टेडियम के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। और एक स्टेडियम के अलावा खास करके अभी आपने सुना होगा एक जिला एक खेल स्कीम भी हमारे यहाँ पे क्या चल रही है, पिछले दिनों से चलाई जा रही है। और खेल को ही बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे इसके अलावा और भी कुछ सफल आयोजन खेलों के किए गए हैं। और सफल आयोजन के अलावा अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा कुश्ती की जब बात की जाए तो कुश्ती को क्या किया गया, गोद भी लिया गया है, ठीक है? कुश्ती को गोद भी लिया गया है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आपने विश्वविद्यालय सुना होगा, कहाँ पे? मेरठ में। तो मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में एक आपका खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। वैसे खेल विश्वविद्यालय के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा, मेरठ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने प्रदेश के सापेक्ष में खेल नगरी के रूप में भी उपमा दे देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, खेल नगरी से याद आया, आपने 29 अगस्त के बारे में सुना होगा। 29 अगस्त की जब बात की जाए तो ये क्या माना जाता है? खेल दिवस के रूप में, ठीक है? खेल दिवस के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनके सापेक्ष आपने नाम भी सुना होगा। इन्होंने खास करके इनका जन्म इस दिवस में हुआ था। 29 अगस्त की जब बात की जाए, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और इसी नाते यह दिवस क्या माना जाता है? खेल दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाने जाने का निर्णय लिया गया, जो कि बनाया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार की जब बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाए जाने का निर्णय लिया गया और वर्तमान अगर देखा जाए तो ये आपका बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप भी जानते हैं, एआई जिसे हम नाम देते हैं, और इस सापेक्ष आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिस तरीके से कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के आप चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंप्यूटर विधा की जब बात की जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की बात की गई है और ये कहा गया कि अब हमारे यहाँ पे जल्द ही इसको आधारित करते हुए एक शहर आपका इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है? इसके अंतर्गत आपका डेवलप किया जाएगा। तो ये नाम किससे समित होगा? तो इसके बारे में आप बेहतर ही जानते होंगे। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो सरकार के द्वारा राजधानी लखनऊ को, किसे? राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ को चिन्हित किया गया है किस एक सापेक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर बनाने के लिए कि हम यहाँ पे जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं उसमें क्या करेंगे, गुणवत्ता आधारित, खास करके कंप्यूटर की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया या फिर आईटी की जब बात की जाए तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लागू करने की बात करेंगे। तो राजधानी लखनऊ को पहला शहर इसमें क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस एक राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा अपना एक निजी व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये बड़ी बात इस कारण से होती है क्योंकि ये देश में पहली बार किया गया। सामान्यतः आप भी जानते हैं जहाँ पुलिस और व्यक्ति के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इस अंतर को हम पाटने के लिए एक कनेक्टिविटी का माध्यम उपलब्ध कराने के लिए इसको व्यवस्थित करते हैं। अब इसके माध्यम से होगा क्या कि व्हाट्सएप चैनल जो होगा उसके माध्यम से आप ये बात समझ सकते हैं कि हम
पुलिस व्यवस्था के जो नए-नए अपडेट होते हैं, जो सूचनाएँ होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, उसको इसके माध्यम से प्राप्त कर पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कौन हो जाएगा? यहाँ पे हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में आप भी जानते हैं, 1861 की जब बात की जाए तो 1861 के सापेक्ष में जो हमारे यहाँ पे खास करके अ, एक्ट बनाया गया था, उसी के अनुसार 1863 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। और स्थापना की जब बात की जाए तो स्थापना कहाँ पे हुआ था? स्थापना इसका हुआ था प्रयागराज के अंतर्गत। हालाँकि वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान कहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय? वर्तमान इसका मुख्यालय आपके लखनऊ में पड़ता है। और इसकी हम बात करें तो इसका संदर्भ क्या है? तो आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में आपकी सेवा में सदैव तत्पर। इवन अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं? सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। तो यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो यूपी पुलिस के सापेक्ष में यह विषय आपका लांच किया गया। अच्छा, एक नाम और ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस के सापेक्ष में एक नाम आता है पुलिस महकमे के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी डीजीपी। तो इनका नाम क्या हो जाता है? प्रशांत कुमार। ठीक है, तो प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो प्रशांत कुमार क्या हो जाते हैं? वर्तमान पुलिस महकमे के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी, या जिनको हम मुखिया नाम देते हैं। तो यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो यूपी पुलिस के द्वारा खास करके ये चैनल आपका लॉन्च किया गया। नामों की जब बात की जाए तो किस जिले में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया? लेकिन ये कब किया गया? वर्ष 2023 दिसंबर में। तो वर्ष 2023 दिसंबर की जब बात की जाए तो उस टाइम में, अच्छा संकल्प हमारा, तो हमने क्या लिखा है? जिम्मेदारी हमारी। अच्छा अच्छा, कोई ना, जिम्मेदारी संकल्प से कन्वर्ट कर देते हैं। संकल्प हमारा, चलिए यहाँ पे हम बात करें कि किस जिले में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये नाम सहित आपको देख मिलता है, खास करके अयोध्या में, बनारस में, रामपुर में या फिर आजमगढ़ में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सर्ववेद मंदिर है ये कोई मंदिर नहीं, नाम से ही आपको धोखा दे दिया गया। ये कोई मंदिर नहीं, बल्कि कायदे से अगर देखा जाए तो यह एक योग सेंटर, या फिर आप कह सकते हो यह एक योग केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। हाँ, ये जरूर है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसकी जब बात की जाए तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे, तो आपने सुना होगा, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में एक लोकेशन है चौबेपुर। ठीक है, तो चौबेपुर क्षेत्र में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। तो बनारस के चौबेपुर एरिया में यह एक योग सेंटर के रूप में स्थापित है, सर्ववेद मंदिर। और सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे उद्घाटन किया गया। अच्छा, सर्ववेद मंदिर बनारस में स्थित है, ये कोई मंदिर नहीं है, तो यहीं पर एक मंदिर और ध्यान रखिएगा, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? यह भी इसी बनारस में है, और ये भी कोई मंदिर नहीं है। मंदिर कॉन्सेप्ट मतलब अगर देखा जाए तो जहाँ पे कोई मूर्ति, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, जहाँ पे एक भारत का मैप लगाया गया है। पीएम मोदी के द्वारा 2 मंदिर और ध्यान रखिएगा। पहला संभल में, संभल में कौन सा मंदिर? कल्की मंदिर। तो कल्की मंदिर की जब बात की जाए तो कल्की मंदिर का यहाँ पे क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो शिलान्यास की जब बात की जाए तो कल्की मंदिर का शिलान्यास यह संभल में किया गया। और इन्हीं पीएम मोदी की जब बात की जाए तो इन्हीं पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या में, आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? राम मंदिर। तो राम मंदिर की जब बात की जाए तो राम मंदिर का भी उद्घाटन आप कह सकते हो कि पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राम मंदिर का उद्घाटन, कल्की मंदिर का उद्घाटन, और फिर आप कह सकते हो सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन। ये 2-3 नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया? और ये किया गया जनवरी में, वर्ष 2024। तो वर्ष 2024 के जनवरी में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह कहाँ पे आयोजित किया गया? नो योर आर्मी। सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए तो नो योर आर्मी की जब बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपनी सेना को पहचानो, एक तरीके से आप यही कह सकते हैं, अपनी सेना को पहचानो, या फिर आप कह सकते हो जानो। ठीक है, पहचानो या फिर आपके जानो, हिंदी यही इसका हो जाएगा। तो अपनी सेना को जानो, बेसिक जानने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे जो सेना की टुकड़ी होती है उनके क्या क्या रैंक होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं,
पहाड़ी एरिया में कैसे रहते हैं, मैदानी भाग में कैसे रहते हैं, दुश्मनों से कैसे निपटते हैं, उनके पास कौन-कौन से आयुध होते हैं, क्या मल्टी अ, जो कह सकते हो कि बैरक की संकल्पना होती है, या फिर अत्याधुनिक प्रकार के हवाई जेट हो गए, या गोली, बारूद, जो भी चीज़ें होती हैं बेसिकली सीधे तौर पे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो प्रयोग करते हैं या उनके जीवन से जुड़ी होती हैं, उसी को लेकर के यह आयोजन सफल किया गया। तो इसकी जब बात की जाए तो ये आयोजित किया गया था जनवरी में 5 जनवरी से, ठीक है? 5 जनवरी की जब बात की जाए तो 5 जनवरी से इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पे ही आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? सेना की परेड के बारे में। तो सेना परेड भी आपका निकाला गया था। कहाँ पे निकाला गया था? लखनऊ में। तो सेना परेड की जब बात की जाए तो ये निकाला गया था इसी संदर्भ में 15 जनवरी को। एक्चुअली आप भी जानते हैं जनवरी महीने में क्या होता है? हमारे यहाँ पे जनवरी की जब बात की जाए तो जनवरी महीने में क्या बोलते हैं उसे? सेना का दिवस होता है। तो उसी सेना दिवस में पहली बार लखनऊ में क्या किया गया? यह सेना परेड निकाला गया। इवन अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा, शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। शौर्य संग्रहालय की स्थापना भी आपके लखनऊ में की जा रही है, और ये एक तरीके से कह सकते हो ये नौसेना का संग्रहालय है, ठीक है? नौसेना का पहला संग्रहालय हो जाएगा। यूपी के अंतर्गत एवं देश में पहला नौसेना आधारित एक संग्रहालय होगा, जो सौर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना था हमारे यहाँ पे वायुसेना की जब बात की जाए, तो वायुसेना के द्वारा भी खास करके क्या किया गया था? परेड निकाला गया था, और ये कहाँ पे निकाला गया था? प्रयागराज में निकाला गया था। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में इसको निकाला गया था, और ये कब निकाला गया था? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की जब बात की जाए तो वायुसेना परेड आपके प्रयागराज में निकाला गया था। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नाम आता है नो योर आर्मी फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका सफल आयोजन आपके लखनऊ में किया गया। लखनऊ में इसका सफल आयोजन किया गया था, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देश का पहला महिला आधारित बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पहला महिला आधारित बालिका सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया, देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर या फिर मथुरा में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बालिका आधारित। हमारे यहाँ पे नो डाउट आप कह सकते हो कि सैनिक स्कूल कई सारे हैं, और यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में कहाँ-कहाँ पे है? यूपी में पहला नाम ध्यान रखिएगा, एक आपके गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल आपका बनाया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहाँ-कहाँ पे है? एक आपने सुना होगा झांसी में है, हमारे यूपी का, और झांसी के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपके अमेठी में स्थित है। यूपी में वर्तमान में केवल 2 सैनिक स्कूल हैं, झांसी में और अमेठी में। जहाँ पे बेसिकली आपने सुना होगा कि बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, और जैसे ही आपने नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट सुना है कि नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ाई कराई जाती है, और उसमें जो सीबीएसई का सिलेबस होता है एनसीईआरटी आधारित, उसको लेकर के छठी से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, और उसके बाद बच्चा क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो ये जो सेना के स्कूल होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें भी पढ़ाई वही होती है, एनसीईआरटी आधारित ही। लेकिन इसका जो थोड़ा-सा पैटर्न होता है, वो होता है सेना में जाने योग्य। तो यहाँ से जब बच्चा निकलता है ना, तो उसके बाद क्या करता है? उसके बाद आप कह सकते हो कि सेना में जो अलग-अलग आपकी परीक्षाएँ होती हैं, सीडीएस, एनडीए वगैरह, उसको क्रैक करके और इसकी जो अलग-अलग विंग्स होती है, उसमें वह इंटर करता है। तो बेसिक आप कह सकते हो कि उसका जो बचपन की नर्सिंग होती है, वो सेना के ही सापेक्ष होती है। जैसे आप समझिएगा कोई बच्चा छठी से या 9वीं क्लास से फाउंडेशन करा है आईआईटी जेईई के लिए या फिर आपके पीएमटी के लिए, तो उसी तरीके से ये नाम आपको दिख मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पहला, क्योंकि इससे पहले जो स्थापित था उसमें बालक और बालिका दोनों पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि आज सेना की जिम्मेदारी केवल पुरुषों की नहीं है, आधी आबादी की भी है, और यहाँ पे महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। अभी वर्तमान आप जानते हैं कि अलग-अलग विंग्स की जब बात की जाए तो कहीं पे 33%, कहीं पे 20% महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो इस नाते यहाँ पे क्या किया गया? इनको लेकर के एक स्कूल की स्थापना करने की बात की गई। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मथुरा, वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन की जब बात की जाए तो मथुरा वृंदावन के अंतर्गत ही सेना स्कूल आपका स्थापित किया गया है। इवन अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी हमारे यहाँ पे एक एनसीसी अकादमी की स्थापना की गई, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? एनसीसी अकादमी की जब बात की जाए तो ये आपके स्थापित किया गया है हमारे यूपी के अंतर्गत गोरखपुर में। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में इसकी स्थापना करी गई है। एनसीसी अकादमी की जब बात की जाए तो ये आपके गोरखपुर में स्थापित हुआ। इवन अगर देखा जाए तो सेना के हिसाब से आपने नाम सुना होगा किसके रूप में?
जब हम बात करते हैं अर्धसैनिक बलों को लेकर के, अर्धसैनिक बलों की जब बात की जाए तो अर्धसैनिक बलों में जो आपकी आईटीबीपी आती है उसको आधारित करते हुए यहाँ पे क्या किया गया, एक आपका सेना अस्पताल बनाया गया है। और ये सेना अस्पताल कहाँ पे बनाया गया, तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपके अस्पताल, ये अस्पताल कहाँ पे बनाया गया, तो ये आपके लखनऊ में। चूंकि सेना और महिला की बात चल रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी आपने सुना था एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ में महिला बटालियन की तैनाती की गई है। और ये एनडीआरएफ में महिला बटालियन की जब बात की जाए तो इसकी तैनाती के सापेक्ष में खास करके आपने सुना होगा कहाँ पे, हापुड़ में। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की जब बात की जाए तो वहाँ पे एनडीआरएफ की महिला बटालियन तैनात की गई है। यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण विंग्स हो जाती है। और यूपी पुलिस के अंतर्गत 20% का क्या है, आरक्षण आपकी यूपी पुलिस में रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को, ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे शक्ति दीदी नाम का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है यूपी पुलिस की महिला आरक्षियों को। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में ही आपने नाम सुना होगा पिंक थाने के बारे में, पिंक थाना की जब बात की जाए तो ये व्यवस्थित किया गया है पूरी तरीके से महिलाओं को लेकर के, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के अंतर्गत पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व आपका स्थापित किया जाएगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा, पशुआ पछुआ कछुआ कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है यूपी का पहला होगा। और इसकी जब बात की जाए तो ये नाम देखने को मिलता है इटावा में, बलरामपुर में, लखनऊ में, या फिर आपके गोंडा में। कछुआ संरक्षण रिजर्व। टर्टल की जब बात की जाए तो टर्टल आपने सुना भी होगा, खास करके कछुआ। कछुआ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कछुआ की अगर कायदे से बात की जाए तो ये जलीय जीव है। और ये जलीय जीव के सापेक्ष में एक बात और आप इसे कह सकते हैं, ये थोड़ा सा उभयचर है। क्यों, क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है और जमीनी क्षेत्र में भी रह सकता है। खास अगर देखा जाए तो अभी कछुआ को लेकर के ही हमारे यहाँ पे, चूंकि आप भी जानते हैं अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो इनको बढ़ाने की बात चली है। जलीय जीव से क्या लाभ होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जहाँ जलीय जीव रहते हैं वहाँ पे पानी में जो थोड़ी बहुत ठोस मटेरियल होता है उसे खा करके ये खत्म कर देते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे बहता पानी है, बेसिकली जलीय स्रोत है, उसमें गंदगी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। पुराने समय में कोई गांव में नदियों में फिल्टर नहीं लगा होता था और गांव के लोग भी क्या करते थे, नदी तालाब का पानी बेहिचक पीते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। क्यों, क्योंकि जलीय जीव की मात्रा ज़्यादा थी तो जो जितनी भी गंदगी थी उसे वो साफ कर देते थे। लेकिन आज उलट हो गया है, आज नदियों में कोई ऐसा जलीय जीव है ही नहीं है और केमिकल की मात्रा दुनिया भर की है। अगर आप नदी का पानी गलती से भी पी लेते हैं तुरंत आपका तबीयत खराब हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पे कछुआ संरक्षण को स्थापित करने की बात चली है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो यह आपके स्थापित किया जाएगा गोंडा के अंतर्गत। गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा में कछुआ संरक्षण पार्क आपका स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों आपने सुना होगा एक हमारे यहाँ पे कछुआ की जब बात की जाए तो कछुआ अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। और ये कछुआ अभ्यारण्य जो स्थापित है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके बनारस में पड़ता है, ठीक है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में गंगा नदी क्षेत्र में, ठीक है, गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी क्षेत्र में खास करके 7 किलोमीटर का जो रेंज है, 7 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्रफल है उस पे इसको स्थापित किया गया है। इवन अगर देखा जाए तो ये अभ्यारण्य जो था ये पूर्व में कहाँ था, पूर्व में या फिर प्रयागराज में था। लेकिन प्रयागराज की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, बनारस में कर दिया गया। और ये जो 7 किलोमीटर का रेंज होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो गतिविधि होती है उसे बैन किया गया है, खास करके जैसे मछली पालन, ठीक है। तो यहाँ पे मछली पालन नहीं किया जा सकता मछुआरों के द्वारा। नौका वाहन की जब बात की जाए तो नौका वाहन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या और भी जो विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां होती हैं वह यहाँ पे बिल्कुल नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपका कहना जायज है कि गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर के पास पड़ता है फरिंदा, अभी बनने वाले समय में ये आपका एक जिला भी हो जाएगा। खास अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपका गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र की जब बात की जाए तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है यह आपका यहाँ पे स्थापित किया गया। तो गोरखपुर के फरिंदा की जब बात की जाए तो यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। गोंडा की जब बात की जाए तो यहाँ पे कछुआ संरक्षण केंद्र आपका स्थापित किया गया, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खास करके उत्तर प्रदेश में एक नया एरो सिटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब इस एरो सिटी की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पे करी जाएगी। एरो सिटी की जब बात की जाए तो एरो सिटी बनाए जाने की बात चली है।
खास इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित होगा? लखनऊ से, गोरखपुर से, कानपुर से या फिर आपके बांदा से। एरो सिटी की जब बात की जाए तो एरो सिटी को लेकर के यह नाम देख मिलता है। देखो 2 चीज़ें हैं, अगर आप गिद्ध को लेकर के बात करेंगे ना, तो जो संरक्षण केंद्र है वो गोरखपुर में है, ठीक है? लेकिन जब आप बात करेंगे गिद्ध प्रजनन केंद्र, तो इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये आपके महाराजगंज में। इसी का ही हिस्सा हो जाता है ये आपका फरेंद्रा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया गोरखपुर, ये क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा, यही आपका फरेंद्रा, ठीक है? चलिए, आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे किसका संबंध आ रहा है? एरो सिटी। एरो सिटी की जब बात की जाए तो एरो सिटी का जो संबंध होता है वह किसके रूप में नाम देख मिलता है? एरो सिटी। एरो सिटी की जब बात की जाए तो बेसिक आप कह सकते हो कि जो एरो गतिविधियाँ खास करके अगर इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में एरो सिटी बनाने की बात की गई थी पिछले दिनों से, ठीक है? खास अगर देखा जाए तो एक नया पता है नाम कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार अनाउंस किया गया, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ठीक है? तो घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये 2023 का दिया गया। खास इसकी जब बात की जाए तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि फाउंडेशन है जिसको हम के बिरला फाउंडेशन नाम देते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम किससे समित होता है? तो ये नाम समित होता है अदिति सेन, हरीशचंद्र मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा और कुमार गुप्त को लेकर के, ठीक है? अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित हो जाता है? आज नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए आप कह सकते हो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये जो वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है अंडर 14, ठीक है? अंडर 14 किसी एक युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया जाता है और इसमें ऐसे युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया जाता है जो खास किससे समित होता है? विभिन्न मुद्दों से समित होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वांटम भौतिकी, ठीक है? क्वांटम भौतिकी की जब बात की जाए तो क्वांटम भौतिकी के संबंध में एक यहाँ की शोध छात्रा है और ये शोध छात्रा कह सकते हो कि हमारे यूपी के प्रयागराज से समित है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में एक संस्थान पड़ता है हरिश्चंद्र शोध संस्थान। तो हरिश्चंद्र शोध संस्थान की जब बात की जाए तो उसी की क्वांटम भौतिकी की एक शोध छात्रा है जिनका नाम है अदिति सेन। अदिति सेन को क्या किया गया? इसके अंदर पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार के साथ ही क्रम में अगर देखा जाए तो नो डाउट इसमें कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है और एक तरीके से प्रमोशन भी मिलता है उस व्यक्ति को जो कोई बेहतर कार्य कर रहा है। तो क्वांटम फिजिक्स में ये काम कर रही है, इस नाते आप कह सकते हो इनको इस पुरस्कार का एक मोटिवेशन कह सकते हो मिलता है। खास करके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अंडर 14 युवाओं को चुना जाता है और इसमें अदिति सेन जो है आपके कहाँ से? प्रयागराज के हरिश्चंद्र शोध संस्थान से वहाँ पे इनको चुना गया है, ठीक है? खास अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस एक जिले में एक स्टेम सेल की स्थापना की जा रही है? एक स्टेम सेल की जब बात की जाए तो स्टेम सेल की जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? स्टेम सेल की जब बात की जाए तो यह स्टेम सेल कहाँ पे आपका स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का एक स्टेम सेल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? स्टेम सेल, इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित हो जाएगा? स्टेम सेल की जब बात की जाए तो स्टेम सेल का नाम हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये किस सापेक्ष आपको दिख मिलता है? एक्चुअली आपने स्टेम के बारे में सुना भी होगा, पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? आपके सारनाथ लोकेशन की जब बात की जाए तो सारनाथ का जो डाइट सेंटर है यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। एक्चुअली आपने सुना भी होगा किसके बारे में? आपने DRDO, इसरो जैसे संस्थानों के बारे में सुना होगा।
इन लोगों की जब बात की जाए तो इन लोगों के माध्यम से ही क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। जहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेम के बारे में जो चर्चा की गई है, वो ये कहा गया देखो हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई की तो ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अगर उनको कुछ नई चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो हमें लगता है कि वो और भी बेहतर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी नाते यहाँ पे कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं, उनको विज्ञान विषय के बारे में ख़ास करके कुछ सूचनाएँ दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो विज्ञान में इंटरेस्टेड होंगे, तो शायद वह इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो टेक्नोलॉजी को आधारित करते हुए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नई-नई टेक्नोलॉजी को जानना चाहेंगे, तो क्या उनको बेहतर प्रबंधन मिल जाएगा? इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया अच्छा ऐसी बात है तो एक काम और करते हैं, हम यहीं पे इंजीनियरिंग को भी ऐड कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग से इंटरेस्टेड होंगे और उसमें जुड़ना चाहेंगे, तो शायद उनको भी क्या होगा, इसका बेहतर लाभ मिल पाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन सारे मुद्दों के अलावा यहाँ पे बात की गई किसको लेकर के, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की जब बात की जाए तो मैथमेटिक्स को आधारित करते हुए यहाँ पे चर्चा की गई। तो ये 4 शब्दों से लेकर के बनाया गया स्टेम, ठीक है? तो स्टेम की जब बात की जाए तो स्टेम को आधारित करते हुए ये नाम जो आपको मिलता है, वो ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया, बनारस के जो सारनाथ की जब बात की जाए, तो सारनाथ के डाइव सेंटर में क्या किया गया, इसको आधारित करते हुए एक लैब स्थापित किया गया है। जहाँ पे ये कहा गया कि बच्चे, खास करके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई के साथ ही साथ अगर इन चीज़ों को हम यहाँ पे बताने की बात करें, तो संभव है कि हमारा जो एक युवा है, जो युवा की नर्सरी हो रही है, खास उसको एक बेहतर बैकग्राउंड मिलने की वजह से क्या करेगा, वह अपना इंटरेस्ट जिसके मुकाबले उसका इंटरेस्ट है, वो शायद उस क्षेत्र में क्या करेगा, बेहतर प्रबंधन के साथ ही बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएगा। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा कोई है, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, अगर उसको थोड़ा-सा फ़ील्ड मिल जाएगा, तो वो उसमें बेहतर काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही फ़ील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, सबकी अलग-अलग अपनी क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो उस एक आधार पे बनारस में ये पहला स्टेम लैब स्थापित किया जा रहा है, सारनाथ डायट सेंटर के अंतर्गत, ठीक है? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, स्टेम का नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आपका मैथमेटिक्स, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रोजेक्ट प्रवीण हमारे यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट प्रवीण की जब बात की जाए तो प्रोजेक्ट प्रवीण को जो लॉन्च किया गया, वह बेसिकली किससे समित हो जाता है? प्रोजेक्ट प्रवीण की जब बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट प्रवीण जो आपका लॉन्च किया गया, वह किससे समित हो जाता है? कंप्यूटर शिक्षा से, कौशल विकास से, शिक्षण कौशल से या फिर आपके इंजीनियरिंग शिक्षा से? प्रोजेक्ट प्रवीण। आज वर्तमान में अगर प्रोजेक्ट प्रवीण की जब बात की जाए तो ये नाम देख मिलता है। और एक काम आपसे ज़रूर कहना होगा, हालाँकि बहुत इस बात का दुःख भी होता है लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी होता है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को लाइक भी कर दिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिए, ठीक है? कम से कम आप लोग आते हैं तो इतना तो करा दिया करें, ठीक है? आपसे और कोई अपेक्षा ना होती है लेकिन इतनी ज़रूर होती है, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का पहला सेशन था। हमारी ये कोशिश होगी कल, परसों, तरसों जो भी हो, 2-3 दिवस का सेशन हम इसी पे ही आधारित रखेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था एक दिन में मैराथन करने से कोई हम जग ना जीतने वाले। इवन आप भी परेशान होंगे, हम तो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो बेहतर तरीके से एक समन्वय के साथ नो डाउट क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन ये बात ज़रूर तय होगी कि उसका जो एक आधार होगा, वो व्यवस्थित होगा, ठीक है? तो हम इस नाते आने वाले 2-3 दिन का जो सेशन है, वो पूरी तरीके से इसी के ऊपर आधारित रखेंगे, ताकि हमारा जो एक टारगेट है पिछले 1 साल का करंट अफेयर, वो आपके साथ साझा हो, हर एक हाल में। चलिए, प्रोजेक्ट पेमेंट की जब बात की जाए तो प्रोजेक्ट पेमेंट किससे समित है? तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे ये कहा गया कि देखो शिक्षा तो हम देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन फिर ये कहा गया कि शिक्षा के साथ ही साथ, पुनः यहाँ पे बात की गई कि शिक्षा के साथ ही साथ अगर हम अपने बच्चे को क्या करें, प्रवीण कर दें। प्रवीण का मतलब क्या होता है? उसको कौशल दे दें। कौशल का मतलब क्या? उसको स्किल कर दें। भाई ये काम तो हम कर ही सकते हैं। हमने अपने बच्चों को किसी एक कार्य में पारंगत कर दिया, और पारंगत करने का मतलब क्या? उसे हमने पारंगत कर दिया किसी भी एक विषय में। जैसे आप कह सकते हो कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे इसमें कोई भी शिक्षा हो सकती है। खास करके आप कह सकते हो सीधे तौर पे उनका हमें क्या करना है? कौशल विकास करना है, ठीक है? और ये कौशल विकास करना है तो इसके लिए अब ये बात आती है कि बच्चों का कौशल विकास तो किया जाएगा, लेकिन इसके सापेक्ष उनको क्या लाभ मिलेगा और वो कैसे कर पाएँगे? तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि छोटे बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे तो सीख ही नहीं पाएँगे। तो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे कि 9 से लेकर के जो 12वीं तक के बच्चे हैं,
ठीक है? 9 से लेकर के जो 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको टारगेट में रखें, उनको ऐसी सुविधाओं का लाभ दें और जब भी उनका स्कूल टाइम फ्री हो जाता है, तो जैसे वो कोचिंग जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ जुड़ करके कौशल शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टेड बात ये हो जाएगी कि अगर उनको क्या किया जाए, कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए, उससे एक तरीके से कह सकते हो, वह इंटरेस्टेड हो जाएँगे। जैसे आप कह सकते हो कि आर्थिक सहायता देने का मतलब क्या? कि यहाँ पे ये बताया जाए कि यहाँ पे ये बात कही गई कि आर्थिक सहायता की जब बात की जाए तो आर्थिक सहायता का मतलब क्या? कि जैसे मान लेते कोई बच्चा कंप्यूटर शिक्षा सीख रहा है, तो अगर हम उसे ₹200 ₹500 ऐसा कुछ सहायता दे पाएँ महीने के हिसाब से, तो वो उसके लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से 9वीं से लेकर के 12वीं बच्चों के लिए आर्थिक सहायता यहाँ पे देने की बात की गई और इन्हीं 9 से लेकर के 12वीं बच्चों को इसके अंतर्गत कौशल शिक्षा देने की बात की गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हो उनका कौशल विकास करना, ताकि अगर बच्चों का समय से ही स्किल डेवलप कर दिया जाएगा, जैसे मानते हैं बचपन में ही बच्चे को स्किल डेवलप के अंतर्गत हमने कंप्यूटर शिक्षा दी, तो ज़ाहिर-सी बात है आने वाले समय में वो क्या करेगा, कंप्यूटर में उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कंप्यूटर की बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, उसको वो पढ़ने की कोशिश करेगा। तो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे एक आधार लेकर के निकलता है, ठीक है?